वेलकम बैक रॉकेट। स्वागत है आपका स्टेन के 13th एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में संजय और एक होस्ट मास्टर की उस फैक्ट्री में जाते हैं जहां इंसानों का खून निकालने वाली मशीन लगाई गई है। संजय फैक्ट्री की मशीन से एक पुतला काट कर दिखाने लगता है, लेकिन एक होस्ट पुतला नहीं एक इंसान को देखना चाहता है, इसीलिए वो संजय के साथ आए एक आदमी को पकड़कर काटने के लिए लटका देता है। वो बेचारा आदमी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जल्द ही उसका सारा खून निकल जाता है। लेकिन उसका शरीर जलकर राख नहीं बनता, क्योंकि जलाकर राख करने वाली मशीन चल नहीं रही होती है। एक होस्ट संजय से मशीन में सुधार करने का बोलता है। उसको लगता है कि मशीन खून निकालने में ज्यादा समय ले रही है। अगले सीन में गस एंजल को पैलमेर के एक हॉस्पिटल में लेके जाता है, क्योंकि एंजल को सुरंग में लड़ाई के दौरान काफी चोट लग गई थी। एंजल गस को वहां से किसी सुरक्षित जगह जाने को बोलता है, लेकिन गस उसको अकेला छोड़कर जाने से मना कर देता है। अब 1993 का पुराना समय दिखाया जाता है, जहां गस का पापा गस और उसकी मां मोनिटा को मारता रहता है, और काफी बार ऐसा होने के बाद मोनिटा के भाई को इसके बारे में पता चल जाता है और वो गस के पापा को जान से मार देते हैं। और उसके बाद मोनिटा का भाई गस से बड़ों की तरह रहने को बोलता है, क्योंकि अब वो घर का एक बड़ा लड़का है। गस का अंकल बोलता है कि उसका पापा वापस कभी नहीं आने वाला है, इसलिए गस को ही अपनी माँ का ध्यान रखना होगा। अब दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। स्टार्कन और वेस्ली पैलमेर से मिलने पहुंच जाते हैं, जो कि सफेद खून की खुराक लेने के बाद से काफी अच्छी सेहत में दिख रहा है। पैलमेर एक साइरस मीनो नाम के एक आदमी की जानकारी देता है। साइरस को इजिप्ट से आए जहाज और उसमें मास्टर के खास और जरूरी सामान की जिम्मेदारी दी गई थी। और सारी जानकारी लेने के बाद स्टार्कन और वेस्ली वापस घर पहुंच जाते हैं और क्विनलिन को इसके बारे में बताते हैं। अब जैसा कि स्टार्कन को लग रहा है कि जहाज में तीनों गायब हुए प्राचीन वैम्पायर्स आए हो सकते हैं, इसीलिए वो क्विनलिन से अच्छे वाले तीनों प्राचीन वैम्पायर से मिलकर इस बारे में बताने को बोलता है। अब दूसरी तरफ स्टार्कन और वेस्ली साइरस को ढूंढने के लिए जाते हैं। अब इस सब के दौरान एफ्रम और डच मास्टर को लाए हवाई जहाज की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। अचानक उन रिकॉर्डिंग में काफी तेज आवाजें आने लगती हैं, जिससे पूरा कमरा हिल जाता है। आवाज इतनी तेज होती है कि डच उससे बेहोश जाती है, और तभी एफ्रम स्पीकर की तार निकालकर उन्हें बंदी कर देता है। अब कुछ समय बाद डच को होश आता है और उसको महसूस होता है कि शायद उनके पास मास्टर की बातों की पूरी रिकॉर्डिंग है, और उनको लग रहा होता है कि वो उनका प्रयोग करके मास्टर और उसके वैम्पायर्स की बातचीत को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डच को काफी बीमार महसूस हो रहा होता है और वो उल्टियां की जा रही होती है, इसलिए कुछ समय के लिए वो आराम करने का तय करती है। बाद में एफ्रम उसके पीने के लिए सूप लेकर आता है और वो दोनों एक दूसरे पर इस तरह लाइन भी मारते हैं। अब दूसरी तरफ स्टार्कन और वेस्ली साइरस के घर पर पहुंच जाते हैं और जहाज में आया सामान उनको दिखाने को बोलते हैं। साइरस दोनों को एक बिल्डिंग में लेके जाता है। अब रास्ते में जाते हुए स्टार्कन और वेस्ली को मास्टर की फैक्ट्री का पता लग जाता है, जहां पर वो इंसानों को मारकर खून निकालने वाला है। अब जैसा कि हमें पता है कि उस फैक्ट्री का ध्यान एक होस्ट ही रखता है, लेकिन उसको पैलमेर ने खरीदा है। स्टार्कन फैक्ट्री को देखकर बड़ा ही गुस्सा होता है और वो साइरस को थप्पड़ मारता है, क्योंकि उस फैक्ट्री का पता लगाने की जगह जहाज में आए सामान का पता लगाना ज्यादा जरूरी है। वो बाहर जाते हैं, जहां उनको एक होस्ट और संजय मिलते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद संजय और एक होस्ट ट्रक में रखे समुद्री जहाज के सामान को अपने साथ लेके जाते हैं। अब अगले सीन में गस अपने घर पहुंचता है और इसके दौरान एंजल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है। गस कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है और उसके जाने के बाद एंजल वहां पहुंच जाता है। वो दवाई लेकर सोफे पर ही सो जाता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है उसको अपने सामने गस की वैम्पायर माँ दिखाई देती है, और फिर गस की माँ अपनी जीप से एंजल पर हमला करने लग जाती है। लेकिन तभी गस सही समय पर आकर अपनी माँ के सर में गोली मार देता है। अपनी वैम्पायर माँ को गोली मारने के बाद गस बहुत ही शर्मिंदा होता है, इसीलिए वो एंजल के साथ शहर छोड़कर कहीं और जाने का तय करता है। अब दोबारा पुराना समय दिखाया जाता है। गस अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो एक शराब की दुकान में काम करता है। गस पैसे कमाना चाहता है, इसलिए वो अपने दोस्त से नौकरी के लिए पूछता है। फिर गस का दोस्त उसको एक होस्ट का दिया कार्ड पकड़ाता है। एक होस्ट उस दुकान में कुछ दिन पहले आया था और हवाई अड्डे पर काम करने के लिए किसी आदमी को ढूंढ रहा था। अब दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। क्विनलिन प्राचीन वैम्पायर से मिलता है और उनसे लड़ाई में साथ देने के लिए बोलता है। अब इसके दौरान एक होस्ट को प्राचीन वैम्पायर्स का पता लग जाता है और वो बहुत सारे वैम्पायर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। मास्टर एक होस्ट के दिमाग में जाकर सभी से बात करता है और वो अपनी बेचैनी के बारे में भी बताता है कि कैसे प्राचीन वैम्पायर अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद वहां पर जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर आखिरकार प्राचीन वैम्पायर्स भी अपनी जगहों से उठते हैं और लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद क्विनलिन, अच्छे फौजी वैम्पायर्स और प्राचीन वैम्पायर्स मिलकर एक होस्ट और उसके सभी वैम्पायर से लड़ते हैं। जब सभी लड़ रहे होते हैं तो एक होस्ट एक बॉम्ब को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी दूर पहुंचने पर एक होस्ट उस बॉम्ब को फोड़ देता है और पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला देता है। और फिर अगले सीन में फराल्डो शहर के पार्क में हुई जंग को बुरी तरह से हारने के बाद अपनी टीम से एक नया प्लान बनाने को बोलती है। उसमें से एक आदमी शहर से बाहर निकलकर पहाड़ों पर जाने की बात बोल रहा है, लेकिन फराल्डो बोलती है कि उसने शहर की सुरक्षा करने की कसम खाई है और इसलिए वो शहर को छोड़कर नहीं जाने वाली है। अब फराल्डो और 5 लोगों को छोड़कर बाकी सभी वहां से चले जाते हैं,
लेकिन इसके बाद फ्राल्डो भी बचे हुए 5 लोगों के साथ शहर को छोड़कर जाने का तय करती है। अब दूसरी तरफ जवान हो चुका पैल्मर अपनी कंपनी में काम करने वाले बॉब नाम के आदमी से मिलता है। बॉब भी पहिए वाली कुर्सी के सहारे चलता है और वो मास्टर के सफेद खून से खुद को ठीक करना चाहता है। बॉब को बताया गया था कि पैल्मर की खराब सेहत की वजह से कंपनी को संजय चलाने वाला है, लेकिन अब पैल्मर को देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया और पैल्मर का वफादार होने की वजह से बॉब इजिप्ट से आए सामान को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब 1962 के समय में मैनहट्टन शहर दिखाया जाता है, जहां पैल्मर अपने पापा ओनिल से मिलता है। पैल्मर ओनिल का बेटा जरूर है, लेकिन वो ओनिल का नाजायज बेटा है। ओनिल ने पैल्मर का साथ कभी भी नहीं दिया और उसको बेटे की तरह कभी नहीं रखा। इसलिए पैल्मर को लगा था कि शायद इस बार ओनिल उसको नौकरी पर रख लेगा, लेकिन पैल्मर की खराब तबीयत की वजह से ओनिल उसको नौकरी पर नहीं रखना चाहता। अब इसकी जगह ओनिल अपने नाजायज बेटे को एक $10,000 का चेक देता है। ओनिल साथ ही बोलता है कि इस चेक से पैल्मर की सभी शिकायतें खत्म हो जाएंगी और फिर दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। वेस्ली अपने घर आता है और वो डच और एफ्रम को बताता है कि फ्राल्डो और सभी पुलिस वाले शहर को छोड़कर जा रहे हैं और वैम्पायर्स कुछ दिनों में पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे। वेस्ली डच को अपने साथ किसी सुरक्षित जगह चलने के लिए बोलता है, लेकिन डच एफ्रम के साथ रुकने का तय करती है। वो समझाती है कि वो मास्टर के सिग्नल को जल्दी समझने वाले हैं और इसीलिए वो एफ्रम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब इसके बाद में एफ्रम और डच वैम्पायर्स को पकड़ने के लिए सुरंगों में जाते हैं और वहाँ एक फेलर बच्चे को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो उस फेलर बच्चे को अपनी प्रयोगशाला लेके जाते हैं और उसके शरीर को खोल देते हैं। तब उनको पता लगता है कि फेलर बच्चों का दिमाग बाकी के वैम्पायर से बहुत ही बड़ा है। अब ये देखकर उन दोनों को अपने प्लान पर और भी विश्वास हो जाता है। अब दूसरी तरफ बॉब को पता लग गया है कि इजिप्ट से लाया सामान कहाँ पर है और वो इस बारे में पैल्मर को बताता है। फिर जल्दी पैल्मर डंकन और अपने कुछ लोगों को लेकर बॉब की बताई जगह पर पहुंच जाता है। वो बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन संजय उस सामान की सुरक्षा कर रहा होता है। पैल्मर को पता लगता है कि इजिप्ट से लाए गए बड़े डब्बे में एक सूटकेस है और उसके अंदर एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब इसीलिए पैल्मर उस बॉम्ब को अपने साथ ले जाने का तय करता है। अब पुराना समय दिखाया जाता है, जहां पैल्मर अपने पापा से मिलने के लिए एक अनाथ आश्रम में जाता है। पैल्मर वहां अपनी पढ़ाई करने आया है क्योंकि वह बहुत ही अमीर हो गया है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने पापा ओनिल के दिए $10,000 का इस्तेमाल करके अपने आप को एक बहुत ही बड़ा आदमी बनाया है और वो यहाँ पर उसके पापा के दिए कर्ज को वापस लौटाने आया है। वो ओनिल को एक चेक पकड़ाता है और कहता है कि तुम्हारी सभी शिकायतें खत्म हो जाएंगी अब। लेकिन ओनिल पैल्मर का दिया चेक तभी फाड़ देता है और तभी पैल्मर उसको बताता है कि उसने ओनिल की कंपनी को खरीद लिया है और वो जल्द ही ओनिल की कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने वाला है। अब ये बात सुनकर ओनिल और भी गुस्सा हो जाता है। पैल्मर के पापा ने कभी पैल्मर और उसकी माँ को प्यार नहीं किया। पैल्मर बोलता है कि वो अपने पापा के कठोर दिल के लिए अपनी सभी कंपनी का नाम स्टोनहड कंपनी रखने वाला है। हालांकि पैल्मर के पापा पैल्मर को नीचा दिखाने के लिए बहुत ही बातें बोलता है। वो बोलता है कि पैल्मर ने अपनी जिंदगी ओनिल को हराने में खत्म कर दी है और खुद अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो साथ ही बोलता है कि पैल्मर की खराब तबीयत की वजह से पैल्मर उससे पहले ही मर जाएगा और वो पैल्मर के मर जाने के बाद उसकी कब्र पर डांस करेगा। अब दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं, जब फ्राल्डो अपने बचे हुए साथियों के साथ शहर को छोड़कर निकल रही होती है, तभी बहुत सारे वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। अब इस सबके दौरान वहां पर गस और एंजल पहुंच जाते हैं। गस जल्दी से वहां से निकलना चाहता है, लेकिन एंजल फ्राल्डो और उसके साथियों की मदद करना चाहता है। फिर वो दोनों मिलकर फ्राल्डो और उसके साथियों को निकालने में मदद करते हैं, लेकिन वो ऐसा ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। जब वो पुल को पार कर रहे होते हैं, तभी उनकी वैम्पायर्स के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और बुरा तो तब होता है जब एक वैम्पायर एंजल को काट लेता है और एक कीड़ा फ्राल्डो की आंख में घुस जाता है। अब गस इस बात से बहुत ही दुखी होता है और वो एंजल को अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला है। हालांकि एंजल गस को वहां से भाग जाने को बोलता है, लेकिन गस की जिद करने पर एंजल उसको ट्रक से नीचे धक्का दे देता है। अब एंजल, फ्राल्डो और बाकी पुलिस वालों को पता चल गया है कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो वैम्पायर से लड़ते ही रहते हैं। और जब गस थोड़ी दूर पहुंच जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता है और तभी एक धमाका होता है जिसमें एंजल, फ्राल्डो और बाकी सभी लोग मर जाते हैं। अब इस सब के दौरान एफ्रम और डच अपना बनाया एक उपकरण कुछ वैम्पायर्स पर इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही वो उपकरण को शुरू करते हैं, आसपास के सभी वैम्पायर्स अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसलिए डच और एफ्रम उनको बहुत ही आसानी से मार देते हैं। अब इसके बाद दोनों अपना बनाया उपकरण और उसका इस्तेमाल करके वैम्पायर्स को मारने वाली वीडियो लेकर स्टार्कियन और वेस्ली के पास पहुंच जाते हैं। एफ्रम और डच को लगता है कि वो उनके बनाए उपकरण का प्रयोग करके मास्टर को चांदी के ताबूत में हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन वेस्ली नहीं चाहता कि एफ्रम उनकी कोई मदद करे, क्योंकि एफ्रम उनको एक बार धोखा दे चुका है और शायद इस बार भी दे दे। और देखने पर पता चल रहा है कि वेस्ली एफ्रम से चल रहा है, क्योंकि डच एफ्रम के ज्यादा करीब जा रही है और फिर एफ्रम और वेस्ली के बीच लड़ाई हो जाती है, जो कि क्विनलिन के आने से रुकती है। क्विनलिन प्राचीन वैम्पायर्स के मुख्यालय में जो धमाका हुआ था उससे जिंदा बच गया था, लेकिन वहां के तीनों प्राचीन वैम्पायर्स मारे जा चुके हैं। अब स्टोनहड कंपनी में पैल्मर और डंकन परमाणु बम लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर जल्दी आने वाले एक होस्ट को संभालने की तैयारी करने लगते हैं।
अब दोबारा पुराने समय में पेरिस का एक सीन दिखाया जाता है। पैलमेर और एक हॉस्ट वहां पर मिलते हैं। मास्टर ने पैलमेर का साथ मांगा है, जिसके बदले में वो पैलमेर को एक अमर शरीर और अपनी सभी चीजों का साथी बनने की बात बोलता है। और फिर पैलमेर मास्टर का साथ देने के लिए मान जाता है, जिसके बदले में एक हॉस्ट उसको विश्वास दिलाता है कि मास्टर पैलमेर को कभी धोखा नहीं देगा। अब दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। एक हॉस्ट पैलमेर के पास परमाणु बम को वापस लेने आता है, लेकिन पैलमेर अभी भी बीमार होने का नाटक कर रहा है। पैलमेर बोलता है कि अगर वो परमाणु बम वापस चाहता है तो मास्टर को पहले अपना वादा पूरा करना होगा। हालांकि एक हॉस्ट उसको वैम्पायर में बदलने की धमकी देता है और फिर बॉम्ब का पता लगाने के लिए पैलमेर के दिमाग को पढ़ने की बात बोलता है। अब एक हॉस्ट के हमला करने से पहले ही पैलमेर अपना कंबल हटाता है और अपनी छुपाई हुई बंदूक से बहुत सारी गोलियां मारता है। इसके दौरान डंकन और उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और एक हॉस्ट पर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। एक हॉस्ट बुरी तरह घायल हो जाता है और वो बड़ी मुश्किल से लिफ्ट के पास पहुंचता है और वहां से बच निकलने के लिए बिना देखे ही कूद जाता है। अब एक हॉस्ट को ढूंढने की जगह पैलमेर जल्दी से स्टार्किन के पास जाता है और बताता है कि मास्टर को अब सब चीजों के बारे में पता चल गया है। फिर पैलमेर बोलता है कि अगर स्टार्किन मास्टर को मारना चाहता है तो उसको अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर लेना चाहिए। और जैसा कि एक हॉस्ट अब मरने वाली हालत में है, पैलमेर को विश्वास है कि मास्टर अब जरूर सबके सामने आएगा और इस मौके का फायदा उठा के वो मास्टर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब अगले सीन में एक हॉस्ट लड़खड़ाता हुआ गलियों में चल रहा है, क्योंकि चांदी की गोले लगने के बाद से वो आसानी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वहां से दो इंसान जा रहे होते हैं और उनको पता लग जाता है कि एक हॉस्ट एक वैम्पायर है। वो एक हॉस्ट को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी फौजी वैम्पायर्स आकर दोनों इंसानों को मार डालते हैं और एक हॉस्ट को सुरक्षित जगह पे लेके जाते हैं। अब दूसरी तरफ जैक खाली पड़ी एक गली में अपने पालतू फलर बच्चे के साथ खेल रहा है। वहाँ एक आदमी आता है और जैक को अकेला देखकर बहुत ही चिंता करता है और फिर वो जैक को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। फिर वो आदमी फलर बच्चे को देखकर अपनी बंदूक फलर की तरफ तानता है, लेकिन जैक के हाँ बोलने के बाद फलर बच्चा उस आदमी को ही मार डालता है। इसके बाद जैक को लगता है कि इस बात को लेकर कैली उसको बहुत ही गुस्सा करेगी, लेकिन इसके उल्टा कैली जैक को शाबाशी देती है और बताती है कि मास्टर के पास जैक के लिए बहुत ही बड़ा प्लान है। तभी जैक सोच रहा होता है कि उसको वैम्पायर में क्यों नहीं बदला जा रहा है। अब इस सब के दौरान स्टार्किन और सभी लोग एफ्रम और डच के बनाए उपकरण से मास्टर को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं और उस मशीन का प्रयोग करके वो मास्टर को चांदी के ताबूत में हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं और इसके बाद वो ताबूत में बंद पड़े मास्टर को गहरे समुद्र में डुबा देंगे। अब स्टोनहर्ट कंपनी में दिखाते हैं वैम्पायर में बदल चुके फौजी पैलमेर की सुरक्षा करने वाले सभी लोगों को मार डालते हैं और तभी पता लगता है कि उनमें से एक वैम्पायर मास्टर ही है। और फिर परमाणु बम का पता लगाने के लिए मास्टर पैलमेर के ऊपर अपने कीड़ों से भरी उल्टी कर देता है, जिससे वो पैलमेर के शरीर में पहुंच जाता है और दोनों के शरीर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जल्दी पैलमेर उठता है और अब मास्टर उसके शरीर में रह रहा है। अब एक हॉस्ट को पैलमेर के ऑफिस में लाया जाता है तो मास्टर समझाता है कि पैलमेर के शरीर में जाना उसके लिए जरूरी क्यों था। और फिर अपने सबसे वफादार आदमी को बचाने के लिए मास्टर अपने सफेद खून की बहुत सारी बूंद एक हॉस्ट के सभी गोली के निशान पर डाल देता है और ऐसा करने से एक हॉस्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उस दिन एक हॉस्ट कैली और जैक को परमाणु बम के बारे में बताता है और इसके बाद एक हॉस्ट एक मीटिंग के लिए जाता है और परमाणु बम का रिमोट कैली के पास छोड़ देता है। इसके बाद वो संजय से मिलता है और उसको परमाणु बम स्टैचू ऑफ लिबर्टी में रखने का काम देता है। अब इस सबके दौरान स्टार्किन और बाकी सभी स्टोनहर्ट कंपनी में पहुंच जाते हैं। स्टार्किन और एफ्रम पैलमेर से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं और स्टार्किन वहां पहुंचते ही पैलमेर में आए बदलाव को समझ जाता है। जब पैलमेर स्टार्किन को बहुत ही बुरा बोलता है और जैक की तारीफ करता है, वो समझ जाता है कि पैलमेर के शरीर में मास्टर बिल्कुल आ गया है। उसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और मास्टर आसानी से उन पर हावी हो जाता है और इसी बीच एफ्रम को बहुत चोट लग जाती है, लेकिन तभी वहां पर वेस्ली आ जाता है और लड़ने लगता है। मास्टर उसको भी आसानी से हरा देता है क्योंकि डच का बनाया उपकरण मास्टर पर काम नहीं कर रहा होता है। तभी वहां पर क्विलिन आता है और मास्टर को खूब मारता है और इसकी वजह से डच की बनाई मशीन मास्टर पर काम करने लग जाती है। अब मास्टर अपने वैम्पायर से बातचीत नहीं कर पा रहा है और क्विलिन मौके का फायदा उठाता है और मास्टर को चांदी के बने ताबूत में बंद कर देता है। अब सभी बहुत ही खुश होते हैं कि उन्होंने मास्टर को हरा दिया है, लेकिन स्टार्किन बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द उस ताबूत को गहरे समुद्र में डालना होगा। अब एफ्रम की चोट की वजह से वो वहीं पर रहता है और बाकी सभी मास्टर के ताबूत को लेकर समुद्र में फेंकने के लिए चले जाते हैं। अब जैसा कि मास्टर अभी चांदी वाले ताबूत में बंद है, इसलिए एक हॉस्ट और कैली उसको सुन नहीं पाते और उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। यहाँ पर कैली जैक का खून पीने वाली होती है, लेकिन जैक के समझाने पर वो मास्टर को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ एफ्रम अपने घाव को सिलता है, लेकिन तभी कैली और जैक आ जाते हैं और कैली एफ्रम को देखते ही उसकी तरफ भागते हुए हमला करने आती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जैक उन दोनों को लड़ाई रोकने के लिए बोलता है और फिर अपने बचाव में एफ्रम गलती से एक चाकू कैली के गले में मार डालता है और कैली वहीं खत्म। और उसके बाद एफ्रम जैक को बोलता है कि वो अब बिल्कुल सुरक्षित है और अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जैक चीजों को न समझते हुए परमाणु बम का रिमोट निकालता है और जैक बोलता है कि वो एफ्रम से नफरत करता है और ऐसा बोलते ही रिमोट का बटन दबा देता है। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और लगभग सभी लोग मर जाते हैं। अब धमाके का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन इससे भी बुरी एक और चीज हो जाती है। वो ये है कि बॉम्ब की वजह से मास्टर को बंद करने वाला ताबूत खुल जाता है और मास्टर वहां से
भाग जाता है। फिर पूरा शहर अब खाली हो चुका है और काफी लोगों को चोट पहुंच चुकी है। और फिर क्विलिन, स्टार्कन, डच और वेस्ली उस धमाके से निकलने वाली किरणों के बुरे असर से बचने के लिए छुपने का तय करते हैं। इसके बाद जैक सही सलामत बाहर आ जाता है और उसको एक होस्ट मिलता है और फिर एक होस्ट जैक के काम की तारीफ करता है और साथ ही जैक का शुक्र अदा करता है। और फिर आखिरकार एफ्रम भी किसी तरह से बाहर आ जाता है, लेकिन उसको जैक कहीं दिखता ही नहीं। अब एफ्रम आसमान में देखता है कि धमाके से निकले धुएं ने सूरज को पूरी तरह से ढक दिया है और इसकी वजह से हजारों वैम्पायर्स पूरे शहर में घूमने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और इस एपिसोड के खत्म होने के साथ थर्ड सीजन यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप सीरीज का अगला सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी अच्छी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियोस के पब्लिश होने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डू लाइक, कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।